बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पीपीएससी प्रिपरेशन बैच 4 का जो टॉपिक है आज का गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं। इसको आज हम देखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर दें। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपको ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो है, एक बहुत लेंथी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, शॉर्ट सा स्कूल ऑफ थॉट है, एक दिन में हो जाता है ये। तो इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप थॉट को समझना चाहते हैं। तो देखते हैं जी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी दैट एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ परसेप्शन एंड हाउ वी ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हम किस तरह, ये बेसिकली परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि हम किस तरह से अपने आसपास, अपनी इर्द गिर्द को या अपने सराउंडिंग को परसीव कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ठीक है। अगर ये कहा जाए कि आपको परसेप्शन, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी परसेप्शन है, बेसिकली परसेप्शन की स्टडी है, तो भी गलत नहीं है। होल की बात की जाए तो भी गलत नहीं है। द वर्ड गेस्टाल्ट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड फॉर शेप एंड फॉर्म। ये जर्मन वर्ड है, याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बहुत दफा टेस्ट में ये पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी है किस लैंग्वेज का, किस लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है। एंड द गेस्टाल्ट अप्रोच एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग द होल ऑफ एन, होल की बात करता है, एक्सपीरियंस और परसेप्शन, रादर दैन ब्रेकिंग डाउन इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स। इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय ये बात करता है होल की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ अ ट्री। अगर ट्री को हम देखें या ट्री, एक्चुअल ट्री को देखें या उसकी पिक्चर को देखें, तो हम ये ऐसा नहीं कर रहे होते कि हम उसकी जो लीव्स हैं उनको लहदा देख रहे हैं, उसकी जो शाखें हैं उसको लहदा देख रहे हैं, ब्रांचेस मतलब लहदा देख रहे हैं, उसका जो तना है, उसकी बॉडी है, उसको लहदा देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम उसको कलेक्टिवली एक होल बना के समझ रहे होते हैं कि ये ट्री है। ठीक है। हम उसका कलर लहदा से नहीं देख रहे होते, उसमें लाइन या शेप वगैरह लहदा से नहीं देख रहे होते। तो ये बेसिकली है कि एज अ होल। इसी तरह से अगर हम एक बाईसाइकिल की एग्जांपल ले लें, बाईसाइकिल या साइकिल, उसको देखें तो हम अलग अलग टायर, उसका लहदा, उसका सीट उसकी लहदा, उसका हैंडल लहदा, ठीक है, उसके पेडल लहदा, ऐसे नहीं देख रहे होते, हम उसको एज अ होल देख रहे होते हैं। नो डाउट के वो तमाम चीजें अलग अलग अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो एक मिलके, अब वो लहदा लहदा कहते हैं कि वो अलग अलग, उनकी जो प्रॉपर्टीज अलग है, डेफिनेशन अलग है, उनका काम अलग है, लेकिन जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो एक कंप्लीट बाईसाइकिल निकल के आपके सामने आ जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हैं विजुअल परसेप्शन के हवाले से। विजुअल परसेप्शन कैसे होती है, उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको कैसे यूज करते हैं, लर्निंग में कैसे यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। व्हेन वी लुक एट विजुअल सीन वी परसीव इट एज अ होल। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसको एज अ होल देखते हैं, रादर देन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। उसको पार्ट्स में देखने की बजाय, जैसे मैंने ऊपर भी बात की है, फॉर एग्जांपल वी माइट परसीव अ फेस एज अ यूनिफाइड ऑब्जेक्ट। जब हम किसी के फेस को देख रहे होते हैं तो उसको एक यूनिटी के तौर पर देख रहे होते हैं, कंप्लीट देख रहे होते हैं, रादर देन एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स। डिफरेंट फीचर्स को देखने की बजाय, जैसे कि माउथ, आईज, नोज वगैरह, हमारे ईयर हो गए, इसके साथ आईब्रोज हो गई, ठीक है, ये तमाम चीजें, हमारे लिप्स हो गए, हमारी चीक्स हो गए, लहदा लहदा नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उसको एज अ होल देख रहे होते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी वो कहते हैं कि हम चीजों को कैसे देख रहे होते हैं, यहाँ से पढ़ लेना आपने, मैंने एग्जांपल दे दी है। इसके साथ उसके साथ लर्निंग के अंदर कैसे हो रहा होता है, लर्निंग के अंदर भी चीजों को डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। जैसे कि अगर हमने कोई लेटर देखना है या वर्ड पढ़ना है, जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है सब ये जो अलग अलग इसके डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, ये लहदा लहदा तो हैं एंटिटीज, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो हमें एक मीनिंग मिलता है। ठीक है। इकट्ठा करेंगे, एज अ होल देखेंगे, इसके साथ एक खास तरतीब में देखेंगे तो हमें एक मीनिंग मिलेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से लर्निंग के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आप कह सकते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन पॉइंट है इसका, कि होल इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पार्ट्स की बजाय वो जो होल होता है ना, वो कहते हैं कि वो ग्रेटर होता है। ये एक मीनिंग के तौर पर लिया गया है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो पार्ट्स है ना, वो जब हम उनको किसी भी चीज के पार्ट्स को देख रहे होते हैं तो वो हमें कुछ और बता रही होती है, लेकिन जब हम उस तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एज अ होल देख रहे होते हैं तो वो हमें कुछ और दे रही होती है। ठीक है। कुछ और हमें मिल रहा होता है उसका। Perception is an active constructive process that involves organizing sensory information
into meaningful patterns of and forms। ये परसेप्शन वो कहते हैं कि एक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और हमें मीनिंगफुल पैटर्न्स और फॉर्म्स मिल रही होती है। बेसिकली ये हमारा जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी उसके ये जो मेन पॉइंट्स है उसकी बात हो रही है। ये परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी जब परसेप्शन की बात आती है तो उसमें कॉन्टेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में, किस टाइम पर आप चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, वो बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सच एज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, पास्ट एक्सपीरियंस को, एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका लॉस हो गया। अब एक इस तरह से होगा कि एक लॉस आपका ऐसा हुआ, सिंपल सी एक मिसाल दे रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट की, कि एक लॉस आपका ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, यानी कि किसी ने आपके साथ दो नंबरी की, आपका लॉस हो गया, आपको दुख हुआ है। लेकिन एक लॉस ऐसा हुआ है कि आपने किसी की हेल्प की है, आपने हेल्प की है, उस हेल्प की वजह से आपको थोड़ा सा लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप खुशी से बर्दाश्त करते हो। जो किसी ने आपको धोखा दिया, दो उस लॉस को आप किसी और तरह से देख रहे होते हो। तो वो कहता है कि कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है परसेप्शन के अंदर। अच्छा, परसेप्शन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल सच एज प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी और कंटिन्यूटी। परसेप्शन के अंदर आप कहते हैं आपको डिफरेंट प्रिंसिपल्स मिलेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम चीजों को परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये होल की बात करता है। इसके अंदर जो मेजर पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स की बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं गेस्टाल्ट रिवॉल्ट। गेस्टाल्ट रिवॉल्ट में क्या है कि कैसे जो है बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सामने आई, कि क्यों सामने आई, किसके मुकाबले में आई। बेसिकली जब स्ट्रक्चरलिज्म बन रहा था, स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप हो रहा, तो उस वक्त गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले भी सामने आए। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि माइंड को डिवाइड करना है आपने, क्या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वुल्फगैंग कोहलर जो फाउंडर हैं, मतलब कि वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, इसके साथ साथ दूसरे हमारे सामने आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई जी, अब हमारा जो माइंड होता है वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करता है, तो एज अ होल ही देखना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द गेस्टाल्ट प्रोटेस्ट, लेट अस रिकॉल व्हाट साइकोलॉजी वाज लाइक इन 1920। Watson behaviorism was beginning its attack on Wundt and Titchener and functionalism। अब हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बता रहा है कि कैसे चीजें उस वक्त हो रही थी। अच्छा, एनिमल रिसर्च फ्रॉम थॉर्नडाइक एंड पेवलव लेबोरेटरीज वाज, ये हिस्ट्री की बात हो रहा है, इसको आपने पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म वर सून एविडेंट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने क्या किया, कॉन्शियसनेस को उन्होंने माना, बट वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसको आप एलिमेंट्स में डिवाइड करो, जैसे कि मैंने ऊपर बात करती है कि ये एलिमेंट्स में डिवाइड करने के खिलाफ थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रेफर टू द वुंड्स अप्रोच as brick and mortar psychology, implying the elements were held together by the mortar of the association process। वो बात करता है कि मतलब कि एक आप इस तरह से समझ ले, वो इसको मिसाल दे रहा है कि इमारत की जो एक ईंटों से बनी होती है, कि किस तरह से उसको इकट्ठा किए करके जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, दे आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक आउट अ विंडो वी रियली सी ट्रीज एंड स्काई, नॉट इंडिविजुअल सेंसरी एलिमेंट्स। अब उसके मुकाबले में क्या दलील दे रहे हैं ये जो गेस्टाल्ट वाले हैं, वो कहते हैं कि जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, तो हम आसमान को देखते हैं, ट्री को देखते हैं, हम इंडिविजुअल पार्ट्स को नहीं देख रहे होते, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं देख रहे होते, यानी कि ब्राइटनेस एंड ह्यू वगैरह को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उसको एज अ क्या कर रहे होते हैं, एज अ होल डिटेक्ट कर रहे होते हैं, एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, फर्दर द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट व्हेन सेंसरी एलिमेंट्स आर कंबाइंड, जब कंबाइन किया जाता है, द एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्म अ न्यू पैटर्न ऑफ आर कन्फिगुरेशन। जब हम, वो कहते हैं कि एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक नई फॉर्म निकल के हमारे सामने आती है। जब वो कहता है कि अलग अलग देखेंगे तो उनके अलग अलग मीनिंग आपको मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन जब आप उसको इकट्ठा करके देखते हैं तो वो एक नई चीज निकल के सामने आती है। मोटी सी मिसाल, बेशुमार मिसालें, लेकिन मोटी सी मिसाल मैं आपको चाय की दे देता हूँ कि चाय के अंदर हम दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, उसके साथ साथ हम चीनी डाल रहे होते हैं, पत्ती डाल रहे होते हैं, इलायची डाल रहे होते हैं। ठीक है, सम टाइम कुछ लोग नमक भी डालना उसमें पसंद करते हैं। तो वो तमाम जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स है, अलग अलग उनकी अपनी वैल्यू प्रॉपर्टीज होंगी अलग अलग। लेकिन जब वो कहते हैं कि आप उनको मिला देंगे ना सारी चीजों को, तो आपके पास एक नई चीज निकल के सामने आएगी। तो वो कहता है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको तो वो जो चीज बेसिकली अगर आप उसको पार्ट्स में देखेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो एज अ होल आपको मिल रही है।
तो वो कहता है कि हम जब भी चीजों को परसीव करते हैं, नेचुरल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो परसीव कर रहा होता है एज अ होल चीजों को, ठीक है, पहले एज अ होल परसीव करता है, ठीक है, पहले एज अ होल परसीव करता है और कहता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम चीजों को एज अ होल देखें, एज अ होल समझें। उसके बाद अगर आपने पार्ट्स की तरफ जाना है तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो पहले वो कहता है एज अ होल ही हम समझेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं बेटर आएंगे। इफ यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल म्यूजिक नोट्स, फॉर एग्जाम्पल अ मेलोडी, अब यहाँ पर बात कर रहा है कि डिफरेंट अगर आप टोन्स को इकट्ठा करें तो आपके पास एक नई चीज निकल के सामने आती है, ठीक है। द पॉपुलर वे टू स्टेट दिस नोशन इज दैट होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो होल होता है वो डिफरेंट होता है इसके पार्ट से। जी हुमा, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके, अब देखते हैं किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है इसके अंदर, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के हैं। सबसे पहले हमारे पास है वुल्फगैंग कोहलर। वुल्फगैंग कोहलर कौन है? वाज अ जर्मन जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, बॉर्न इन रिवेल के अंदर पैदा हुए थे 21 जनवरी 1887। अच्छा, कोहलर टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, यहाँ पर इन्होंने पढ़ा, एंड अमंग हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स वाज हिज वर्क पब्लिश्ड इन द मेंटालिटी ऑफ एप्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी बेसिकली, वुल्फगैंग कोहलर ने एप्स या आप कह सकते हैं मंकीज पे या बंदरों पे आपने की थी, इसने रिसर्च की थी, काम किया था। द मेंटालिटी ऑफ एप्स, ये बेसिकली बंदरों की ही एक नस्ल है, ये इसने पब्लिश की थी 1917 के अंदर। इन 1909 कोहलर अर्नड हिज पीएचडी, 1909 के अंदर इसने पीएचडी की थी, एंड वर्क एट द साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन फ्रैंकफर्ट एम एंड मैन वेयर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू वैक्स मर्दाइमर एंड कोटकोफ्का। वहां पर ही कोटकोफ्का और मैक्स वर्दाइमर, टुगेदर दीज थ्री मेन वुड ले द फाउंडेशन ऑफ, वहां पर तीनों ने मिलकर काम किया और फिर बुनियाद रखी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, ठीक है, 1909 के अंदर। इन 1921 became the director of psychological institute of professor and professor of philosophy at the University of Berlin। 1921 के अंदर ये डायरेक्टर बना साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का और प्रोफेसर बना फिलोसफी का बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसने एक और बहुत जबरदस्त जो आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी की थी या एक्सपेरिमेंट किया है इंसाइट लर्निंग का। इंसाइट लर्निंग क्या होती है? इंसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय वुल्फगैंग कोहलर। इंसाइट लर्निंग इज द सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन। अचानक से वो कहता है, बेसिकली इंसाइट लर्निंग क्या है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके सोल्यूशन के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, अचानक आपके सामने निकल के सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो उसका सोल्यूशन को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर हम उस पर जहन खपाते रहें तो अचानक निकल के सोल्यूशन सामने आ जाता है। इसको बोलते हैं इनसाइड लर्निंग। ये इन्होंने साबित किया था। कहते थे कि जो जानवर है ना, एनिमल्स हैं, वो ट्रायल एंड एरर की लर्निंग से या कंडीशनिंग से सीखते हैं, लेकिन इसने प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट करके एक बंदर के साथ, जो कि एप ऐप के साथ, जो कि बंदर की एक नस्ल है। उसने ना ये एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर लिखा भी है। उसने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया उसको और बाहर रख दिए केले, पिंजरे के अंदर दो तीन कुछ स्टिक्स भी रख दी। पहले तो उस बंदर ने क्या किया, उसने हाथ बढ़ा के उसको उठाने की कोशिश की, बनाना केलों को, केले रखे थे उसने पिंजरे के बाहर, तो वो नहीं पहुंच सका ना उस तक। तो फिर इसी तरह कोशिश करते करते उसके अचानक जहन में आया कि उसने देखा अपने आसपास का, उसने जायजा लिया, ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पर स्टिक्स पड़ी हैं, तो फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि यार मैं स्टिक से उठा सकूं, अगर मैं अपने हाथ के साथ स्टिक भी अगर जोड़ लूं, स्टिक्स से बढ़ा के उसको उठा लूं तो उठा सकता हूं। तो फिर उसने क्या किया था, स्टिक उठाई और उठाने के बाद उसको यूज किया और वो केले उठा लिए। अच्छा, दो स्टिक्स थी उसके पास, एक स्टिक उसके छोटी थी, एक स्टिक से उठाने की कोशिश की, उसने नहीं उठा सका, लेकिन बाद में फिर उसके जहन में आया कि इसको जोड़ा भी जा सकता, फिर उसने स्टिक जोड़ी और केलों को उठा लिया। तो ये इसका इंसाइट लर्निंग एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमारे पास है कोर्टकोफ का। इन 19 जो दूसरे कंट्रीब्यूटर है 1910, कर्ट कोफका वर्कड अलोंगसाइड मैक्स वर्दाइमर, इसके साथ इसने काम किया वर्दाइमर के साथ। अच्छा, एंड वुल्फगैंग कोहलर, दोनों के साथ साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन फ्रैंकफर्ट, जैसे ऊपर भी हमने जिक्र कर लिया, तीनों ने इकट्ठा काम किया और दिया ये वाला स्कूल ऑफ थॉट। दे फोकस देयर रिसर्च ऑन सेंसरी इंफॉर्मेशन
मेमोरी एंड अच्छा सेंसरी इंफॉर्मेशन और मेमोरी पर इसका काम था, एंड लेटर बिकेम द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और एक फादर्स में से एक फादर यानी कि फाउंडर्स में से एक फाउंडर ये है कोटकोफ का। उसके बाद है मैक्स वर्दाइमर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका भी, was one of the founding figures of the school of thought known as Gestalt psychology. The Gestalt approach focused on looking at things as whole की बात करता है, इसने whole की बात की थी, suggesting that the whole was more than simply the sum of its parts, वही बात करता है। This could be contrasted with the structuralist school of thought, structuralism के against है ये, ठीक है। Wertheimer's work and observation contributed to Gestalt approach as well as to other areas such as experimental psychology and the study of sensation and perception. उसने Gestalt psychology के साथ साथ दूसरे कुछ areas में भी अपना रोल प्ले किया। इसके जो काम था, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और सेंसेशन की और परसेप्शन की स्टडी की बात होती है, इसका जो काम है जिसकी वजह से ये जाना जाता है वो ये तीन चीजें हैं: गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड 5 फिनोमेना। ये तीन चीजें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर है। उसके बाद प्रिंसिपल भी इसने दिए थे, 5 फिनोमेना भी इसने ही दिया था। ये 5 फिनोमेना अक्सर पूछ लिया जाता है, 1912 के अंदर ये इसने दिया था। The illusion that two stationary flashing lights are moving from one place to another place, 5 phenomena बेसिकली क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे घरों में शादी होती है तो हम क्या करते हैं, लाइटिंग लगवाते हैं ना। लाइटें आजकल तो बड़ी डिफरेंट तरह की लाइटें आ गई हैं, ठीक है। तो ये 5 फिनोमेना क्या था कि हमने देखा, हम देखते हैं कि बाज दफा जो लाइटिंग वो करवाते हैं हम, उसमें से कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, यानी कि एक बंद होती दूसरी जलती है, एक बंद होती दूसरी जलती है। इस तरह हमें लग रहा है कि वो एक लाइन में चल रही हैं, यानी कि उस कोने से शुरू होती हैं, दूसरे कोने में जाके बंद होती, दूसरे कोने तक जाती हैं। तो वो बेसिकली वो कहता है कि जो हमें एक कंटिन्यूस नजर आ रहा है ना, या कंटिन्यूटी नजर आ रही है, ये बेसिकली कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा हो रहा होता है कि एक जल रही है दूसरी बुझ रही है, चल रही है दूसरी बुझ रही है। अब वो यहाँ पर ये 5 फिनोमेना क्या था कि वो कहता है कि हमें लग रहा होता है, ये इल्यूजन हो रहा होता है कि जो स्टेशनरी फ्लैशिंग लाइट्स हैं वो मूव कर रही हैं, एक जल रही है एक बुझ रही है, ठीक है। वो मूव नहीं कर रही, एक जलती है दूसरी बुझ जाती है, एक बुझती है दूसरी जल जाती है, इस तरह से होता है। तो हमें लग रहा होता है कि वो मूव कर रही है, ठीक है, हमें लग रहा होता है मूव कर रही है। ये 5 फिनोमेना ने दिया था। तो ये थोड़ा सा और मैंने लिखा है मैक्स वर्दाइमर के बारे में। फिनोमिनोलॉजी की बात करें तो फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, एन अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन एन अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस एज इट अकर्स, नॉट एनालाइज्ड और रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्स। फिनोमिनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, वो नॉलेज होता है जो हम बयान कर रहे होते हैं अनबायस्डली। अनबायस्ड का मतलब होता है कि जैसा हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ हम वैसे ही बयान करें, उसमें कोई रद्दो-बदल ना करें, उसको ना पार्ट्स में डिवाइड करें। अच्छा, उसके बाद गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने 1923 के अंदर, एक पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। ही asserted that we perceive objects in same way we perceive apparent motion as unified wholes। ये कहता है कि हम हर चीज को उसी तरह से परसीव कर रहे हैं कि जैसे हम चीज को, मतलब कि मोशंस को फीड परसीव कर रहे होते हैं। These Gestalt principles are essentially rules by which we organize। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये डिफरेंट बेसिकली रूल्स हैं कि हम चीजों को कैसे परसीव कर रहे होते हैं। डिफरेंट चीजों को लेके या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को लेके, वो ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, या डिफरेंट सिचुएशंस को या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेके हम चीजों को कैसे परसीव कर रहे होते हैं, ये बेसिकली वही कुछ रूल्स हैं जो ये principles हैं। One underlying premise is that perceptual organization occurs instantly whenever we sense various shapes or patterns। जब हम different patterns और shapes को देख रहे होते हैं, the discrete parts of the perceptual field connect uniting to form structures distinct from their background। यानी कि background जो क्या उसको बोलते हैं, figure background की बात आती है, वो वाली बात हो रही है। ये perceptual organization is spontaneous and inevitable whenever we look or listen। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि फौरन होती है जब हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। टिपिकली वी डू नॉट हैव टू लर्न टू फॉर्म पैटर्न्स। हमें ये जो पैटर्न बनाने होते हैं ना, ये सीखने नहीं पड़ते, ठीक है। ये सीखना नहीं पड़ता कि हमने कैसे पैटर्न बनाना है, कैसे इसको देखना है या कैसे परसीव करना है। एज द एसोसिएशनिस्ट क्लेम, जैसे एसोसिएशन वाले कहते हैं, ऑल्दो सम high level perception such as labeling objects by name does depend on learning। कहता है कि ये जो फॉर्म बनाने होते हैं या पैटर्न बनाने होते हैं या परसीव करना होता है, ये हमें सीखना नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो कहते हैं कि
हाई लेवल फंक्शन जो कि किसी चीज को लेबल देना है, नाम देना है, उसके लिए लर्निंग जरूरी होती है। ये जो हम चीजों को परसीव करते हैं या पैटर्न बनाते हैं, इसके लिए लर्निंग की कोई जरूरत नहीं होती। According to Gestalt theory, the brain is dynamic system in which all elements active at a given time interact। मतलब तमाम जो एक सिस्टम, ये जो है एलिमेंट्स हैं इसके एक्टिव होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन डज नॉट रिस्पॉन्ड सेपरेटली टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। द विजुअल इनपुट, कहते हैं कि जो विजुअल एरिया होता है या वो एरिया जो विजुअल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग एलिमेंट्स को देख रहा होता, वो एक ही टाइम पे एक्टिव होता है, एक ही टाइम पे वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये नहीं होता कि वो सेपरेटली रिस्पॉन्स कर रहा हो। Connecting these elements by some mechanical process of association, rather the elements that are similar to close together tend to combine, and elements that are dissimilar are further apart tend not to combine। इसमें इस तरह से बेसिकली ये ना यहाँ पर आपको डिफरेंट हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना, उनका ये खुलासा बताया गया, आपको ये समझ रहे समरी बताई गई है। और कहता है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे हम उनको इकट्ठा कर देते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स हमारे सामने मौजूद नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, उनको हम इकट्ठा नहीं करते, कंबाइन नहीं करते। अब हम यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको देख लेते हैं, अलग-अलग करके लिखे हुए हैं विद एग्जांपल्स विद पिक्चर्स। इनको देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी है हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल। पार्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन टाइम और स्पेस अपीयर टू बिलोंग टुगेदर एंड टेंड टू बी परसीव टुगेदर। वह कहता है कि पार्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, वो कुछ किसी चीज के पार्ट्स या कुछ चीजें जो एक दूसरे के साथ पड़ी होंगी, हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा परसीव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको लेफ्ट साइड पे एक ट्राइंगल बनी नजर आ रही है ना, ये इकट्ठा है, तो हमने इसकी एक सिमेट्री बना ली, ठीक है, इसको एक ट्राइंगल परसीव कर लिया। जो राइट साइड पे आपको देखे दूर दूर चीजें पड़ी नजर आती हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं जो डिफरेंट डॉट्स हैं जो, ठीक है, इनको हम इकट्ठा परसीव नहीं कर सकते, इकट्ठा परसीव नहीं करेंगे, ये नेचुरल है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि प्रोक्सिमिटी क्या होता है, जो करीब चीजें मौजूद होती हैं उनको हम इकट्ठा इकट्ठा एक फॉर्म बना के परसीव कर लेते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूटी। There is a tendency in our perception to follow a direction, to connect the elements in a way that makes them seem continuous or flowing in a particular direction। इसमें हम क्या होता है, डिफरेंट जो चीजें मौजूद होती हैं, अगर एक खास सिमेट्री में पड़ी हो तो हम उसको कंटिन्यूसली फॉर्म या फॉर्म बना लेते हैं, या हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी हो इसमें नजर आ रही है, ठीक है। अब हम आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से हमें लग रहा है कि ऐसे एक लाइन आ रही है और यहाँ से हमें लग रहा है कि ऐसे एक लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे। ये मतलब कि हमें लग रहा है कि दो चीजों ने दो लाइनों ने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से वो कहता है हम इसको परसीव करें, हालांकि ये है तो डॉट्स ही ना, है तो जस्ट डॉट ही, लेकिन हम इसको दो लाइनें परसीव कर रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। अच्छा, उसके बाद है जी सिमिलैरिटी। उसके बाद हमारे पास है सिमिलैरिटी। सिमिलर पार्ट्स टेंड टू बी सीन टुगेदर एज फॉर्मिंग अ ग्रुप। एक जैसी चीजों को वो कहता है हम एक ग्रुप मान लेते हैं, जैसे ये सर्कल है इसको हम एक ग्रुप मान रहे हैं, जो ट्राइंगल दरमियान में उनको एक ग्रुप मान रहे हैं, ठीक है। द सर्कल in figure the circles and the dots each appear to belong together। हम मतलब वो वही वाली बात, सर्कल्स को एक जैसा और ट्राइंगल्स को एक जैसा। उसके बाद है क्लोजर। ये भी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास है। क्लोजर क्या है जी? क्लोजर प्रिंसिपल या क्लोजर प्रॉपर्टी, देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर परसेप्शन टू कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स टू फिल इन गैप्स। हम डिफरेंट फिगर्स को कंप्लीट करके देख रहे होते हैं अगर उनमें गैप हो। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक तो ट्राइंगल है जो लाइनों के वाली है, ठीक है, हम इसको परसीव कर रहे हैं पूरी ट्राइंगल। अब यहाँ पर मिसिंग है इसके पार्ट्स, और एक उसके ऊपर जो हमें नजर आ रही है एक और ट्राइंगल उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इसको खुद ही जो इसके पार्ट्स मिसिंग है, हम हमारी जो परसेप्शन की एबिलिटी है खुद ही उसको कंप्लीट करके क्या कर रही है, परसीव कर रही है एज अ ट्राइंगल। ये इसको बोलते हैं क्लोजर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, ये इसको इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेग्नेंस, इसको प्रेग्नेंस भी कहते हैं, प्रेग्नेंस के लॉ को सिंप्लिसिटी भी कहते हैं, इसके साथ साथ लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके, तो इसको आपने जहन में रखना है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है।
Law of pregnancy is referred to as the law of a good figure or the law of simplicity. This law holds that when you are presented with the set of ambiguous or complex objects, your brain will make them appear as simple as possible. जब आपको different ambiguous या अजीब सी या ऐसी चीजें दी जाती हैं जो आपको फिलहाल समझ नहीं आ रही या फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आती फर्स्ट इंप्रेशन में, तो आपको फिर आपका जो ब्रेन क्या करता है उसको सिंपल कर लेता है, उसको उसकी सिमेट्री डिजाइन कर लेता है, उस सिमेट्री को डिजाइन करके उसको समझ लेता है। मिसाल के तौर पर अब ये आपको अगर इस तरह से लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम दी गई है इसमें इस तरह से आपको दी गई है, तो हमारा ब्रेन क्या है इसको परसीव करेगा कि ऊपर एक सर्कल है, नीचे सॉरी ऊपर एक ट्राइंगल है, दरमियान में एक सर्कल है और पीछे क्या है एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह सिमेट्री बना के हमारा ब्रेन उसको परसीव कर रहा होता है। इसको लॉ ऑफ प्रेगनेंस, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी या लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है फिगर ग्राउंड। ये भी इंटरेस्टिंग लॉ है, अक्सर पूछा जाता है। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज परसेप्शंस इनटू द ऑब्जेक्ट बीइंग लुक्ड एट फिगर एंड द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच इट अपीयर्स द ग्राउंड। यानी कि जब हम हमारे पास यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है ना, अब एक हमें एक सुराही सी नजर आ रही है, लेकिन अगर हम सुराही को छोड़ के इसकी साइडों पे देखें तो हमें पीछे एक ग्राउंड नजर आता है, दो फेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिगर ग्राउंड, कि हम फिगर को और ग्राउंड दोनों चीजों को हम परसीव कर रहे होते हैं। अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर आप पहले दो फेस देख रहे हैं, अगर आप इन फेस को मिस कर दें तो आपको पीछे क्या नजर आ रहा होगा, एक सुराही सी। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरह से इसने बोला है। द फिगर सीम टू बी मोर सब्सटैंशियल एंड टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स ग्राउंड इन फिगर द फिगर एंड द ग्राउंड आर रिवर्सिबल, यू मे सी टू फेसेस और यू मे सी अ वेज। वो कहते हैं या तो आप एक सुराही देखेंगे या फिर आप दो फेसेस को देखेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर परसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी परसेप्शन किस तरह से आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया है। पहले आपने फिगर को देखा है या पहले ग्राउंड को देखा है। These organizing principles do not depend on higher mental processes or past experiences, but are present in the stimuli themselves। वो कहता है कि ये जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स देखे हैं, ये ना तो हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस है हमारे, ना हमारी लर्निंग है, ना हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ये उसी स्टिमुलस पर डिपेंड कर रहे होते हैं जो हमारे पास मौजूद होता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास जो फिगर है, यहाँ पर आपने पहले एक वेज को देखा है, एक सुराही को देखा है। ठीक है, लेकिन राइट साइड पे आपने पहले क्या देखा है, पहले दो फेजेस को ऑब्जर्व किया है, परसीव किया है। तो वो कहता है कि ये हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ये हमारे पास जो स्टिमुलस दिया होता है ना उसी पर डिपेंड कर रहा था कि हम पहले किसको परसीव कर रहे हैं। वर्दाइमर कॉल देम पेरिफेरल फैक्टर्स, इसको पेरिफेरल फैक्टर बोला है वर्दाइमर ने, बट ही आल्सो ऑर्गेनाइज दैट रिकॉग्नाइज दैट सेंट्रल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस परसेप्शन। सेंट्रल जो फैक्टर्स होते हैं वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी नो दैट द हायर मेंटल प्रोसेस ऑफ फेमिलियरिटी एंड एटीट्यूड कैन अफेक्ट परसेप्शन। हाँ, इसमें आप वो कहता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी फेमिलियरिटी, हम अगर फेमिलियर हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने वेज देखी हुई है तो हम सबसे पहले वेज को ही परसीव करेंगे। ठीक है, अगर हमने वेज या सुराही को नहीं देखा हो तो हम पहले फेस को देखें, फेस को परसीव करेंगे। और अच्छा, इन जनरल हाउ psychologists focus more on the peripheral factors of perceptual organization rather than on the effects of learning or experience। वो कहता है एक्सपीरियंस और लर्निंग के बजाय जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो पेरिफेरल फैक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस देखते हैं या उन्हीं को ही फोकस करते हैं। ये नीचे एक डायग्राम की सूरत में भी मैंने दे दिए हैं आपको, तो इसको भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट लॉज को दे दिया है। अब हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी। ये बेसिकली अब हम गेस्टाल्ट थेरेपी की बात करते हैं। जब आपसे नॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल में पूछा जाता है तो ये गेस्टाल्ट थेरेपी की बात की जाती है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, लिंग्विस्टिक, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल कम्युनिकेशन वगैरह में भी। तो ये जो गेस्टाल्ट थेरेपी थी क्लिनिकल में वो दी थी, ये दी थी 1940s के अंदर। फ्रेडरिक, इसको अच्छा इसको फ्रिट्स भी कहते हैं, फ्रेडरिक भी कहते हैं, और लॉरा पर्ल ने दी थी 1940s के अंदर। इट फोकस ऑन द फिजिकल मेथड अवेयरनेस, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। यहाँ पर बात होता है हियर एंड नाउ की, प्रेजेंट सिचुएशन की या करंट एक्सपीरियंस की बात होती है। ठीक है, दैट डिस्टिंग्विशेस परसेप्शंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस फ्रॉम देयर
इंटरप्रिटेशंस को जो इन चीजों को क्या करती है, इन को लैदा करती है फीलिंग और एक्शन से। It believes that explanations and interpretations are less reliable than the concrete. वो कहता है कि हमारी एक्सप्लेनेशन होती हैं वो ज्यादा रिलायबल नहीं होती है, बल्कि हमारा जो उस वक्त का एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। इट इज अ थेरेपी रूटेड इन डायलॉग, बेसिकली ये डायलॉग ही होता है इसके अंदर, इन विच पेशेंट्स एंड थेरेपिस्ट डिस्कस डिफरेंसेस इन पर्सपेक्टिव्स, जिसके अंदर जो पेशेंट और क्लाइंट हो थेरेपिस्ट होता है वो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स की बात कर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिजाइन के अंदर जो कि परसेप्शन है, तो परसेप्शन ही है बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सारी। तो परसेप्शन होगी, समझना होगा, होल देखना होगा, ऑब्जर्वेशन की बात होगी, तो जाहिर सी बात है वो डिजाइन भी तो इसके अंदर फिर डिजाइन के अंदर भी ये यूज होती है। ठीक है, तो इन लोगों ने बात की थी, इसको आपने पढ़ लेना है। सिंपल सी चीजें हैं, ये बेसिकली यूज की बात कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी कोई कंपनी लॉन्च करेगी प्रोडक्ट या करनी होगी, तो वो देखेगी कि हमने चीजों को कैसे डिजाइन करना है, किस तरह से ये परसीव की जाती हैं, किस तरह से रिकॉग्नाइज की जाती हैं, या किस तरह से चीजों को समझा जाता है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन की जाती है। इसके साथ साथ एजुकेशन और लर्निंग के अंदर भी इसका यूज होता है कि किस तरह से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं या किस तरह से चीजें सिखा सकते हो। तो इसमें लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग के अंदर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। In education, Gestalt theory was applied as a reaction to behaviorism. Behaviorism के reaction में इसको दिया गया था, which reduced experiences to simple stimulus response relation, जो कि stimulus response की बात करता है। Gestalt वालों ने क्या बोला था? Suggested that students should perceive the whole of जैसे मैंने बात की है कि साइकोलॉजी होल की बात करती है, तो वो कहते हैं स्टूडेंट्स को पहले आप होल के बारे में बता दें। ठीक है, होल के बारे में ओवरऑल चीजें बता दें, उसके बाद वो खुद ही अपने हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर देंगे, उसको डिजाइन करना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। ये एजुकेशनल लर्निंग में समझा। मार्केटिंग की बात है कि मार्केट में कैसे कोई परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन की बात है, मार्केटिंग में भी इसका बहुत ज्यादा, तो इसको देखना है। अब हमारे पास है, इसको आप समझ ले, आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले एम्फेसिस ऑन परसेप्शन की बात की, होलिस्टिक अप्रोच यानी कि होल की बात की जाती है, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप की बात जो अभी हमने देखी है, लॉ ऑफ ग्रुपिंग की बात की जाती है कि कैसे हम चीजों को एक ग्रुप बना के देख रहे होते हैं। उसके बाद इंसाइट की बात की जाती है, इंसाइट थ्योरी भी हमने देख ली है कि कैसे हम हमारे माइंड में जो अचानक से सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद फील्ड थ्योरी, गेस्टाल्टिस्ट्स वर इंटरेस्टेड इन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, के कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एंड दे proposed a field theory that emphasized the importance of the environment in shaping behavior, जिसमें यहाँ पर इन्वायरमेंट तो ये कैसे इंटरेक्ट करता है, एक्सपीरियंस की बात होती है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको फील्ड थ्योरी का नाम दिया गया, जो कि इम्पोर्टेंस की बात करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को शेप करने में, इससे हमारा बिहेवियर शेप हो रहा होता है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने में। तो ये था जी गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट सा स्कूल ऑफ थॉट है, वैसे भी हमने इसको शॉर्टली ही देखना था क्योंकि हमारा एग्जाम है, और सॉरी हमारा जो कोर्स है बहुत शॉर्ट सा है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, नोट पढ़ने के बाद भी पूछ सकते हैं, नो इशू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी पहले बुशरा आप बोल रहे हैं, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है इसलिए फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, रिकॉर्डिंग सुनूंगी उसके बाद जो होगा फिर मैं आपसे पूछूंगी। चलें ठीक है जी। हुमा गुल, जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। चलें ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो ठीक मच। सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।